हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, लाइन बाय लाइन, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। ध्यान से पढ़ना, जो वर्ड आपको लगे कि थोड़ा टफ है उसको आप हिंदी में लिख लेना, मैं मीनिंग बता दूँगा। व्हाट इज़ यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, सबसे पहले हम यही देखते हैं। द प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट, ध्यान से समझना, द प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट हु वर एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। अब इसको समझिए। द प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर के पूर्व नाटककार, यानी शेक्सपियर के पहले के समय के वे नाटककार, हु वर एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए थे या संबंधित थे, विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वर नोन, जाने जाते हैं, एज द यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से। यानी कि शेक्सपियर के पहले के समय के वे सभी नाटककार जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। यानी कि नाटककारों का एक समूह था। अब उस समूह में कौन कौन नाटककार थे, आगे बताया गया है, देखिए। द ग्रुप ऑफ दीज माइनर स्टार्स कंसिस्टेड ऑफ थॉमस किड, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, जॉर्ज पील, यहाँ पीले नहीं कहेंगे, देखिए लिखा तो है पीले लेकिन हम इसको बोलेंगे पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज एंड जेम्स नेश। अब यहाँ देखिए लिखा है नशे, बट हम इसको पढ़ेंगे नेश। तो ये अपना अपना तरीका है पढ़ने का और इंग्लिश को समझने का तरीका। द ग्रुप ऑफ दीज माइनर स्टार्स, इस ग्रुप में छोटे छोटे स्टार यानी तारे थे। कंसिस्टेड का मतलब रखना, तो यानी कि इस ग्रुप में छोटे छोटे तारों को रखा जाता है। तारे किसको बोला गया है? जो नाटककार थे उनको। जैसे कौन कौन से तारे थे? थॉमस किड थे, जॉन लिली थे, जॉर्ज पीले, मैं भी पीले बोल देता हूँ बट यहाँ पर पील कहना है आपको, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज एंड जेम्स नेश, ये सब नाटककार थे जो यूनिवर्सिटी विट्स कहे जाते थे। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो प्रमुख व्यक्ति था, प्रमुख नाटककार था, उसका नाम आगे बताया गया है। दीज स्टार्स, यानी ये छोटे छोटे तारे, ये जो भी नाम मैंने बताए हैं, छोटे छोटे तारे, रिवॉल्व्ड, घूमते थे, राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, क्रिस्टोफर मार्लोव, क्रिस्टोफर मार्लोव के, यानी सूर्य यहाँ पर किसको बताया गया है? क्रिस्टोफर मार्लोव को सूर्य बताया गया है। और जो ये छोटे छोटे नाटककार हैं इनको बताया गया है तारे। तो सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे प्रमुख नाटककार कौन है? क्रिस्टोफर मार्लोव। और इसी के चारों ओर, यानी इन्हीं के चारों ओर छोटे छोटे तारे, यानी कि ये सारे व्यक्ति, ये सारे नाटककार घूमते थे। तो आपको समझ में आ गया यूनिवर्सिटी विट्स किसे कहते हैं? शेक्सपियर के पहले के समय के वे सभी नाटककार जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। फिर आगे है, दे वर बोथ एक्टर्स एज वेल एज ड्रामेटिस्ट। अब ये जो होते थे, ये यूनिवर्सिटी विट्स के जो नाटककार होते थे, ये दोनों होते थे, यानी एक्टर्स भी होते थे और ड्रामेटिस्ट भी होते थे। अभिनेता भी, यानी कि अभिनय भी कर लेते थे, और नाटककार भी, यानी नाटक भी लिख लेते थे। दे न्यू द ऑडियंस एंड देयर लव फॉर स्टोरीज, दे न्यू, वे जानते थे, द ऑडियंस, ऑडियंस को यानी जनता को जानते थे, एंड देयर लव फॉर स्टोरीज, और कहानियों के प्रति उनके प्रेम को, उनकी रुचि को भी जानते थे। ये जो नाटककार थे ये जानते थे कि जनता को क्या पसंद है, किस प्रकार की कहानी वो सुनना चाहती है, किस प्रकार के नाटक देखना चाहती है, उसी प्रकार का नाटक ये लोग लिखते थे। तो अभी आपको मैंने बताया है यूनिवर्सिटी विट्स है क्या। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता व्हाट इज़ यूनिवर्सिटी विट्स,
तो आपको बस इतना ही लिख देना है 2 नंबर में अगर पूछे तो, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पॉपुलैरिटी ऑफ द प्ले, यानी ये जो नाटककार थे इन्होंने जो नाटक लिखे हैं, जो प्ले लिखे हैं, उसकी ख्याति या उसकी प्रसिद्धि के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। वही लिखा है यहाँ पर, पॉपुलैरिटी ऑफ द प्ले। ध्यान से समझिएगा। द यूनिवर्सिटी विट्स बिकेम पॉपुलर एज ड्रामेटिस्ट बिकॉज देयर प्लेस प्रोवाइडेड इंटरटेनमेंट टू द पब्लिक। जो यूनिवर्सिटी विट्स यानी कि एक समूह है, यूनिवर्सिटी विट्स क्या है? नाटककारों का एक समूह है। तो इस समूह के जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, वो बिकेम पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध हो गए एज ड्रामेटिस्ट, नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब क्यों प्रसिद्ध हुए? बिकॉज, क्योंकि देयर प्लेस, इनके नाटक प्रोवाइडेड, प्रदान करते थे इंटरटेनमेंट, मनोरंजन टू द पब्लिक, जनता को। जो भी नाटक ये लोग लिखते थे, यूनिवर्सिटी विट्स के जो नाटककार थे, जो भी नाटक लिखते थे, जब जनता के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता था तो जनता बहुत ज़्यादा मनोरंजन लेती थी, तो इसलिए ये लोग प्रसिद्ध हो गए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी, बिकॉज देयर प्लेस प्रोवाइडेड इंटरटेनमेंट टू द पब्लिक। इनके जो नाटक होते थे जनता को इंटरटेन करते थे। फिर आगे है, द ड्रामा वॉज द ओनली सोर्स ऑफ द इंटरटेनमेंट ऑफ द पब्लिक। उस समय जो ड्रामा था, चाहे ड्रामा कहे चाहे प्ले, वैसे थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन आप एक ही मानिए, ड्रामा प्ले दोनों को ही हम नाटक बोलते हैं। तो वही लिखा है, द ड्रामा वॉज द ओनली सोर्स, नाटक एकमात्र स्रोत होता था, ऑफ द इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का, ऑफ द पब्लिक, जनता का। यानी उस समय जब ये लोग प्रसिद्ध थे, यूनिवर्सिटी विट्स के नाटककार, तो उसमें नाटक ही एक ऐसा माध्यम था जिससे लोग इंटरटेन करते थे। देयर प्लेज वर परफॉर्म्ड एवरी नाइट। देयर प्लेज, उनके नाटक, वर परफॉर्म्ड, यानी कि उनके नाटक जो है प्रस्तुत किए जाते थे, एवरी नाइट, प्रत्येक रात कोई ना कोई नाटक जरूर होता था। फिर है, दीज 3 शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट, ये शेक्सपियर के पूर्व के नाटककार प्रेजेंटेड, प्रस्तुत करते थे, वैरायटी, विभिन्न प्रकार के, वैरायटी का मतलब विभिन्न प्रकार के, एंड द अबेंडेंस, और अधिक मात्रा में, ऑफ ड्रामेटिक यूनिटी, नाटकीय इकाई को। यानी कि शेक्सपियर साहब के पहले के जो नाटककार थे, यानी यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, वो बहुत ही अधिक मात्रा में और बहुत ही अलग अलग प्रकार के नाटक प्रस्तुत करते थे प्रत्येक रात को जनता के सामने। फिर क्या है, देयर प्लेज वर ट्रूली नेशनल, उनके नाटक कैसे होते थे? राष्ट्रीय होते थे। नेशनल थीम्स वर ड्रामेटाइज्ड, यानी कि वो जो नाटक करते थे, ड्रामेटाइज्ड का मतलब नाटक करना, तो जो नाटक करते थे उसमें नेशनल थीम होती थी, यानी राष्ट्रीयता से संबंधित विषय होते थे, राष्ट्र से संबंधित चीज़ों को बताया जाता था। यहाँ पर आगे लिखा भी देखिए, नेशनल सेंटिमेंट्स वर एक्सप्रेस्ड, राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त किया जाता था, विच हार्मोनाइज्ड, जो ओत प्रोत होते थे, विद द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना से, ऑफ द एज, उस काल के। यानी कि जो भी नाटक प्रस्तुत किया जाता था उस समय, वो उस समय के राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत होता था, देशभक्ति से भरा हुआ होता था, आप कह सकते हैं। देयर प्लेज, उनके नाटक, प्रेजेंटेड, प्रस्तुत करते थे, द टोटल मैन ऑफ एक्शन, आदमियों के कार्य को, यानी मानव के कार्य को प्रस्तुत करते थे, ऑफ थॉट, उनके विचारों को प्रस्तुत करते थे, ऑफ इमोशन, उनके भावनाओं को प्रस्तुत करते थे, एंड फीलिंग, और उनकी इच्छाओं को प्रस्तुत करते थे। यानी कि उस समय के नाटककार जो नाटक लिखते थे, उन नाटकों में क्या क्या व्यक्त किया जाता था? आदमी के कार्यों को दिखाया जाता था, उसके विचारों को, उसके भावों को, उसकी इच्छाओं को दिखाया जाता था। फिर आगे देखिए, द प्लेस प्रोवाइडेड फूड, वो जो नाटक होते थे वो देते थे, द प्लेस, नाटक, प्रोवाइडेड, देते थे या प्रदान करते थे,
फूड मतलब भोजन, टू द माइंड दिमाग को, एज वेल एज टू द आइज़ और साथ ही साथ आँख को भी। मतलब अब भाई हम उनके नाटक देख रहे हैं और वो हमारे दिमाग को और हमारी आँख को भोजन दे रहे हैं, तो क्या वास्तव में भोजन देंगे? नहीं। कहने का मतलब है जब हम अपनी आँखों से और अपने दिमाग से उनके नाटक को देखते हैं तो बहुत ही आनंद मिलता है। तो मतलब एक प्रकार से यहाँ भोजन का मतलब है आनंद, यानी उनके नाटक लोगों के दिमाग और लोगों की आँखों को बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ही दायक होते थे, आनंद देने वाले थे। फिर है इट वॉज ए सोर्स ऑफ इनकम टू आथर्स एंड द सोर्स ऑफ इनकम टू द एक्टर्स। इट वॉज ये था, ए सोर्स एक स्रोत, ऑफ इनकम आय का। ये जो नाटक होता था ये क्या होता था? आय का एक स्रोत होता था, पैसे का, रुपए का एक स्रोत होता था। टू ऑथर्स लेखक के लिए, एंड द सोर्स ऑफ इनकम टू द एक्टर्स, और जो एक्टिंग करते थे यानी जो अभिनेता होते थे, हीरो हीरोइन जो होती थी, उनके आय का भी एक स्रोत होता था। अब जैसे दोनों के लिए स्रोत होता था। पहले तो भाई जो नाटक लिखता है उसको पैसा मिलेगा क्योंकि नाटक उसने लिखा है अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, तो वो आथर को यानी कि जो आथर है उसको पैसा मिला, उसके आय का स्रोत होगा। अब नाटक लिख तो गया लेकिन अब उसका मंचन किया जाएगा, उसे स्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा, तो नाटककार खुद तो करेगा नहीं जिसने लिखा है, क्योंकि वो लिखना जानता है, करना नहीं। करेगा कोई इसको हीरो हीरोइन, कोई अभिनेता अभिनेत्री। तो अभिनेता अभिनेत्री जब नाटक को करते थे मंच पर तो उनको भी पैसा मिलता था। तो इसलिए एक्टर्स और आथर्स दोनों के आय का स्रोत क्या था? उसमें नाटक था। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फिर है ड्रामा हैड एनफ ऑफ एक्शन। जो ड्रामा होता था यानी जो प्ले होता था, नाटक होता था, उसमें एक्शन होता था। एक्शन आप जानते हैं, मूवी आप इसमें मूवी देखते हैं तो उसमें एक्शन होता है, पूरा फाइट और तमाम तरह की अजीब अजीब प्रक्रियाएं होती हैं। थ्रिल होता था। थ्रिल का मतलब आनंद, जोश। एक्शन का मतलब आप क्रियाकलाप कह सकते हैं, लड़ाई फाइट कुछ भी कह लीजिए। और थ्रिल का मतलब होता है उसमें क्या होता था? मज़ा आता था। थ्रिल यानी कि आनंद आता था। सुपर नेचुरलिज्म, अलौकिकता होती थी, यानी जादू मंत्र, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये सारी चीज़ें उसमें होती थी, जादू मंत्र होता था। क्लाउनेस का मतलब होता है आप कह सकते हैं बकैती, भड़ैती, या फिर आप मस्खरापन कह सकते हैं। मस्खरापन मतलब हंसी मजाक होता था। इनडिसेंट जोक्स का मतलब कुछ अश्लील जोक्स होते थे, भद्दे जोक होते थे जो हंसी तो दिलाते हैं लेकिन थोड़ा सा जब आप उन्हें सुनते हैं तो शर्म भी लगती है, शर्म लग जाती है। तो ऐसे जोक्स होते थे। म्यूज़िक, संगीत भी होता था उस नाटक में। कोर्टली ग्रेस का मतलब दरबारी सभ्यता होती थी, यानी दरबार वगैरह उसमें लगाया जाता था, कोई राजा बनता था, कोई महाराजा, ऐसी सारी चीज़ें होती थी। एंड स्कॉलरली रिफाइनरी, और विद्वता, यानी कि उसमें विद्वता मतलब विद्वान वाली सारी प्रक्रियाएं, ये सब भी उसमें होती थी उस समय के नाटक में। तो ये मैंने आपको बताया अभी तक कि भाई यूनिवर्सिटी विट्स है क्या, उसमें कौन कौन से ड्रामेटिस्ट हैं और उनकी पॉपुलैरिटी कैसे है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में क्या 3-3 4-4 लाइन एक एक राइटर या एक ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग में आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी यूनिवर्सिटी विट्स जो नाटककारों का समूह था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाटककारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है जॉन लिली, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे जॉन लिली वॉज बोर्न इन 1554 एंड डाइड इन 1605। 1554 में जॉन लिली का जन्म हुआ और 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। ही रोट हाईली रिफाइंड कोर्टली प्लेस। ही रोट इन्होंने लिखा, हाईली उच्च कोट के, हाईली का मतलब उच्च कोट के, रिफाइंड का मतलब सुसंस्कृत, कोर्टली मतलब दरबारी, प्लेस का मतलब नाटक, यानी इन्होंने उच्च कोट के सुसंस्कृत शुद्ध दरबारी नाटक लिखे, यानी दरबार से संबंधित जिसमें राजा महाराजा का वर्णन होता था। विच आर मोस्टली ऑफ कॉमिक नेचर, जो कि ज़्यादातर कॉमिक नेचर के होते थे।
यानी इन्होंने जो भी नाटक लिखे वो कैसे होते थे, हाईली रिफाइंड कोर्टली प्लेज होते थे, यानी उच्च सुसंस्कृत और दरबारी नाटक होते थे, और वो कॉमिक नेचर के होते थे। कॉमिक नेचर का मतलब मज़ेदार प्रकृति के, कॉमिक का मतलब होता है मज़ेदार, हास्यप्रद, जिसमें हास्य विनोद हो, थोड़ा सा हंसी मजाक है, ऐसे। फिर है ही रोट रिफाइंड प्लेज, इन्होंने सुसंस्कृत शुद्ध नाटक लिखे फॉर द फैशनेबल लॉर्ड्स एंड लेडीज़, जो भौकाली लॉर्ड्स और लेडीज़ होती थी, ऑफ द कोर्ट, दरबार के, यानी जो दरबार में, राज दरबार में जो वहाँ की लेडीज़ होती थी या जो लॉर्ड्स होते थे, राजा महाराजा या रानी जो होती थी, वे जो फैशन करते थे उनको इन्होंने दिखाया है। फैशनेबल का मतलब उनके फैशन को भी कहीं ना कहीं दिखाया है कि वो कैसे रहती थी। ही रोट आर्टिस्टिक प्लेज, इन्होंने कलात्मक नाटक की रचना की है, आर्टिस्टिक, बेस्ड ऑन लव एंड रोमांस, जो लव और रोमांस पर बेस होते थे, यानी प्रेम, रोमांस, इन सारी चीज़ों पर भी इन्होंने नाटक लिखे हैं। अब इनके कुछ नाटकों का नाम यहाँ पर बताया गया है। हिज बेस्ट प्लेज आर द फॉलोइंग, इनके कुछ बहुत ही अच्छे नाटक यहाँ पर हैं, जैसे कौन कौन से, अलेक्जेंडर एंड कंपोस्पे, इंडिमियन, और फिर मिडास, वुमेन इन द मून, लप्स, मेटामॉर्फोसिस एट्सेट्रा। ये सारे इनके नाटकों के नाम हैं। थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन याद हो जाएगा। दूसरा है जॉर्ज पील, मैं अक्सर इनको पीले पढ़ देता हूँ लेकिन लिखा है पील। जॉर्ज पील वॉज अनदर यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि ये एक दूसरे यूनिवर्सिटी विट्स थे। ही वॉज 4 years जूनियर टू लिली, ये जॉन लिली से 4 वर्ष जूनियर थे, यानी छोटे थे। ही आल्सो रोट कोर्टली प्लेस, इन्होंने भी कोर्टली नाटक लिखे, यानी दरबारी नाटक लिखे हैं। सच एज ओल्ड वाइफ, जैसे यहाँ पर इनके भी कुछ नाटकों के नाम बताया गया है। सच एज, जैसे ओल्ड वाइफ टेल, ओल्ड वाइफ्स, यहाँ वाइफ्स होगा, यस यहाँ पर होगा, ओल्ड वाइफ्स टेल एक नाटक का नाम हो गया। दूसरा क्या है, द फेमस क्रॉनिकल्स ऑफ एडवर्ड फर्स्ट। तीसरा है द लाइफ ऑफ किंग डेविड एंड बाथशेबा। ये 3 नाटकों का नाम इनके दिया है। तो ये जॉर्ज पील हैं, ये 4 वर्ष जॉन लिली से छोटे थे, इन्होंने भी दरबारी नाटक लिखे हैं और मैंने नाम भी बता दिया। तीसरा कौन है, रॉबर्ट ग्रीन, तीसरा यूनिवर्सिटी विट्स से रॉबर्ट ग्रीन वॉज बोर्न द सेम ईयर पीले वॉज बोर्न, यानी कि जब पीले का जन्म हुआ था, ये जॉर्ज पीले जब जन्मे थे तभी रॉबर्ट ग्रीन का भी जन्म हुआ था। सेम ईयर लिखा है, सेम ईयर, लेकिन दोनों का ईयर यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन हुए थे दोनों साथ ही एक ही वर्ष में। ही रोट 5 प्लेज, इन्होंने 5 नाटक लिखे हैं। बिकॉज, क्योंकि ही लिव्ड फॉर ओनली 34 years, क्योंकि ये मात्र 34 वर्ष तक ही जीवित रहे। रॉबर्ट ग्रीन केवल 34 वर्ष तक, यानी एक छोटी आयु थी, 34 वर्ष तक जीवित रहे, इसलिए ये अपने जीवन में सिर्फ 5 नाटक लिख पाए। हिज फेमस प्लेज आर द फॉलोइंग, और उन 5 नाटकों को नीचे दिया गया, यानी कि जो फेमस नाटक हैं वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फांस, किंग ऑफ एरागोन, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, 3 हो गया। चौथा है फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, फिर है द हिस्ट्री ऑफ ओरलैंडो और फ्यूरोसो, द स्कॉट हिस्ट्री ऑफ जेम्स गोरेल। ये 5 ही हैं। देखिए, एक ये हो गया कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फांस, ये हो गया, फिर दूसरा है किंग एरागोन, और तीसरा लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। 6 यहाँ पर दिए हैं, लेकिन होना चाहिए, इन्होंने 5 ही लिखे, हो सकता है 6 लिख दिए हों, बट यहाँ पर जो है कि अगर देखा जाए तो 1 2 ये शायद एक ही में है, ये किंग ऑफ एरागोन, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, देख लीजिएगा आप लोग।
मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट लग रहा है कि 5 या 6 हैं। थॉमस किड जो हमारे चौथे नाटककार हैं वो हैं थॉमस किड। थॉमस किड इज़ अनदर फेमस राइटर ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी। ये स्पेनिश दुखांत नाटक लिखने वाले नाटककार थे। गेव शेक्सपियर इंसेंटिव टू राइट हेमलेट। और जो शेक्सपियर ने हेमलेट लिखा है वो किससे प्रभावित होकर लिखा है? इन्हीं थॉमस किड से, यानी कि इन्होंने ही इंसेंटिव दिया। देखिए, गेब शेक्सपियर, इन्होंने शेक्सपियर को दिया द इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब आप कह सकते हैं जैसे प्रेरणा, इंस्पिरेशन होता है, वैसे ही इंस्पिरेशन का ही एक रूप है इंसेंटिव। तो शेक्सपियर को हैमलेट लिखने की प्रेरणा किन से मिली? थॉमस किड से मिली। फिर यहाँ पर है जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे मेन है यूनिवर्सिटी विट्स में, वो है क्रिस्टोफर मार्लोव। द ग्रेटेस्ट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि सबसे महान यूनिवर्सिटी विट्स में थे, वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस। वो कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा वॉज द इंट्रोड्यूशन ऑफ न्यू, देखिए, हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, इनका सबसे बड़ा योगदान टू इंग्लिश ड्रामा में वॉज था द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू काइंड ऑफ ट्रेजेडी एंड द ट्रेजिक हीरो। सबसे बड़ा योगदान क्या था? कि इन्होंने ड्रामा में न्यू काइंड ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि नए प्रकार के दुखांत नाटक को प्रचलित किया और ट्रेजिक हीरो को इन्होंने शामिल किया। पहले के जो नाटक होते थे वो थोड़े अलग प्रकार के होते थे, ज़्यादातर सुखांत नाटक लिखे जाते थे, लेकिन जब ये आए क्रिस्टोफर कोलंबस तो इन्होंने ट्रेजेडी लिखी, मतलब दुखांत नाटक नए प्रकार का, जिसमें जो हीरो होता था वो ट्रेजिक हीरो होता था, बहुत दुखी होता था, सैड होता था। फिर है हिज अनदर कंट्रीब्यूशन, इनका दूसरा योगदान वॉज था द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ब्लैंक वर्स। इनका दूसरा योगदान क्या था? कि इन्होंने इंग्लिश में ब्लैंक वर्स दिया, यानी रिक्त पद दिए। आतुकांत जिसको बोलते हैं, आतुकांत छंद, हिंदी में इसको बोलते हैं आतुकांत छंद, और एक प्रकार से हिंदी में इसको और बोल सकते हैं रिक्त पद। तो रिक्त पद को इंग्लिश में किसने शामिल किया? क्रिस्टोफर मार्लोव। मार्लोव रोड द फॉलोइंग ड्रामास, इन्होंने कुछ ड्रामा लिखे हैं, जैसे टेम्बुलाइन, ये देखिए टेम्बुलाइन, डॉक्टर फॉस्टस, यहाँ जीव अलग होगा, जीव ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, ये इनके कुछ नाटक हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव वॉज द प्रोडक्ट ऑफ रेनेशा, ये रेनेशा के प्रोडक्ट हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव कौन है? यानी कि इनको रेनेशा का बच्चा भी कहा जाता है, क्योंकि रेनेशा का समय इनका जन्म हुआ था, तो इनको रेनेशा का प्रोडक्ट कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड रेनेशा द लस्ट फॉर पावर, फॉर वेल्थ, फॉर नॉलेज एंड फॉर ब्यूटी। इन्होंने रेनेशा को किस रूप में परिभाषित किया? लस्ट फॉर पावर के रूप में, यानी कि पावर की लालसा, फॉर वेल्थ पैसे की लालसा, फॉर नॉलेज ज्ञान की लालसा, एंड फॉर ब्यूटी और सुंदरता की लालसा। इन्होंने कहा पुनर्जागरण क्या है? रेनेशा यानी पुनर्जागरण है पैसे की लालसा, ज्ञान की लालसा, पावर की लालसा, ब्यूटी, नॉलेज, इनकी लालसा ही पुनर्जागरण है। हिज हीरोज आर ऑर्डिनरी ह्यूमन मैन। हिज हीरोज, इनके हीरो यानी इनके नाटक में जो हीरो होते थे वो कैसे होते थे? होते थे ऑर्डिनरी ह्यूमन, बहुत ही सामान्य व्यक्ति, ह्यूमन बींग्स। बट देयर इज इंटेंसिटी, लेकिन उनमें इंटेंसिटी होती थी, यानी तीव्रता होती थी। अब पैसन का मतलब शौक की, रुचि की, इन देम, उनमें, यानी कि नाटक करने की एक रुचि होती थी। इनके जो हीरो होते थे वो बहुत सामान्य होते थे, बहुत गांव के आदमी को उठा लिया गया, लेकिन उस हीरो में एक इंटेंसिटी होती थी, मतलब तीव्रता, गहनता होती थी किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, कुछ यहाँ पर नाटकों के नाम बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे फिर से तो आपका तैयार हो जाएगा। और अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, तो इसको आप फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, सेकंड पार्ट इसका मैं बना दूंगा। उसमें क्या है, थोड़ा सा आपको इंग्लिश ड्रामा में आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स बता देंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स का इंग्लिश ड्रामा में क्या योगदान रहा है,
वो चीज़ें मैं बता दूंगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं बता दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।